हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मतलब किसी वायर में करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। और ये जो टॉपिक पढ़ा रही है चैप्टर 4 जो पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5, 6, 7, 8 सब में काम आएगा। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड का लुक कैसा होगा। तो देखिए मतलब इसका यूज बहुत आएगा, ये खुद नहीं आएगा, इसका यूज लगातार चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 में आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कैरिंग करंट, वायर कैरिंग करंट। तो सबसे पहले इट इज गिवन बाय मैक्सवेल। पहली बार आया चैप्टर में, क्योंकि अभी तक फ्लेमिंग आ रहा था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये दोनों हो गया। अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। अब इसमें क्या है, बहुत इजी समझिएगा। मैक्सवेल इसको बोलते हैं, चारों जो फिंगर है इसको चिपका देते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं कर्ल्ड फिंगर। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग मोड़ सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं, CURL कर्ल, इसको ऐसे कर्ल कर सकते हैं। आप 10th में भी देख चुके हैं। और ये जो अंगूठा है ये थंब अलग रखना है। अब अगर ये थंब करंट को रिप्रेजेंट किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जो कर्ल्ड फिंगर है या जो कर्लिंग फिंगर है। और अगर ये कर्ल्ड फिंगर, दो केस है, अगर ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं दोनों केस क्या है। पहला केस 1 फॉर स्ट्रेट वायर, अंडरस्टूड है, कैरिंग करंट। अब अगर स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट तो इसमें क्या होता है, इफ थंब, अगर थंब रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका यूज आएगा, काम आएगा। अगर थंब करंट को रिप्रेजेंट करता है देन, तब अगर थंब रिप्रेजेंट करता है किसको, करंट को, करंट के डायरेक्शन को। स्ट्रेट वायर में जो करंट है, अब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो करंट ऊपर होगा तो अंगूठा को भी पॉइंट कर देंगे ऊपर, करंट अगर स्ट्रेट वायर में नीचे होगा तो अंगूठा को पॉइंट कर देंगे नीचे। ठीक है, तो इफ थंब रिप्रेजेंट करंट देन कर्ल्ड फिंगर्स रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं, इसको समझिए। चलिए बहुत सारे एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, स्ट्रेट वायर है कोई, और इसमें करंट ऐसे ऊपर है, ठीक। और नेक्स्ट एग्जांपल में मान लीजिए फिर से स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट नीचे की ओर है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। फिर लेटर सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं। लेटर सपोज की वायर ऐसे है और इसमें करंट ऐसे। अब जब करंट है तो आप पढ़े होंगे 10th में भी ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, 10th क्लास में, कि अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल आसपास लाते हैं, अगर मैग्नेटिक कंपास अगर आसपास लाते हैं तो उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। मतलब कि करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट के भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। 10th स्टैंडर्ड में सुने होंगे। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के आसपास जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, तो सुनिए। स्ट्रेट वायर में सबसे पहले याद है प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप बनाता है, कभी भूलिएगा मत। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाता है? क्लोज्ड लूप, घेरा बनाता है। या तो क्लॉकवाइज होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज, आंख से नहीं दिखता है, अदृश्य होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब अगर करंट ऊपर है तो आप अंगूठा का पॉइंट ऊपर कीजिएगा, तो ये जो फिंगर्स है चार, इसका जो टिप है कर्ल्ड फिंगर्स, लग रहा है कि ऐसे करके इधर की ओर डस रहा है, ऐसे जा रहा है ना इधर, इसका मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है।
अब क्लोज लूप बनाना है तो ऐसे इधर अंदर जाएगा तो इधर बाहर आएगा। मतलब क्या, मन में आप सोचिए कोई सर्कल है और ये वायर है, वायर में करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ऐसे घेरेगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ ऐसा लूप होगा, इधर अंदर जा रहा होगा, इधर बाहर जा रहा होगा। ये हम सर्कुलर लूप बनाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, ये अभी बताए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। तो यहाँ पे लगातार आप सोचिए कि इस तरह से अगर ये वायर है तो मन में अपना सोचना ऐसे, फिर लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सर्कुलर लूप। लेकिन सर्कुलर लूप में भी दो हो सकता है कंडीशन, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो इधर अंदर जा रहा है, देखिए ये वाला जो फिंगर्स इधर अंदर जा रहा है, तो इधर अंदर जा रहा है तो कॉमन सेंस है, फिर ब्रेन लगा लीजिए कि अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो अगर इधर अंदर जा रहा है तो इधर से जरूर वापस आएगा। क्यों वापस आएगा, क्योंकि इसको तो क्लोज लूप बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। तो यहाँ पे आप सोचिए विष्णु भगवान का चक्री की तरह सोचिए कि विष्णु भगवान का चक्री मैग्नेटिक फील्ड की तरह घुमाइए मन में, लगातार ऐसे चक्री घूम रहा है। ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो सर्कुलर लूप बनाता है, ठीक है ना। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है क्या चीज के केस में, स्ट्रेट वायर के केस में। तो देखिए अब इसी फिगर को आज के बाद से हम लोग ई तो समझ गए, लेकिन इस फिगर को अब मैथमेटिकली बनाते हैं। ऐसे देखिए, इधर ऐसे किए, इधर अंदर जा रहा है तो इधर ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं। याद है ना इसका, इस सिंबल का मतलब इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड सब अंदर की ओर जा रहा है, और जरूर इधर अंदर जा रहा है तो इधर से जरूर क्या आएगा, बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है, क्लोज लूप। तो गजब का बात है कि अगर ये वायर और इसमें करंट है तो अगर राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड से जरूर बाहर आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है, सर्कुलर लूप बनाएगा स्ट्रेट वायर के केस में, ठीक है ना। क्लोज लूप बनाता है और स्ट्रेट वायर के केस में वो जो क्लोज लूप है सर्कुलर लूप होता है। तो ये देखिए ऐसे, जैसे फिर से समझिए, जैसे इस केस में अब अंगूठा को हम लोग जैसे करंट नीचे, तो अंगूठा को करंट नीचे, तो हम लोग अंगूठा नीचे करेंगे तो ये जो चार है फिंगर का, लग रहा है कि इधर डस रहा है, तो इधर डस रहा है मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा अंदर की ओर, और इधर इनवर्ड होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो बताइए इधर क्या होगा, आउटवर्ड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट वायर के केस में सर्कुलर लूप बनाता है, ठीक है। ये तो आप देख रहे हैं और इसी का मैथमेटिकल डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर, तो इधर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब मन में इसको आंख बंद करके सोचिए कि घेरा, गोल गोल घेरा मैग्नेटिक फील्ड अदृश्य है, जो दिख इनविजिबल, जो दिख नहीं रहा है, लेकिन लगातार इसको विष्णु भगवान का चक्री घुमाइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब साउंड भी दिखता नहीं है, लेकिन आप सुनते हैं तो आप जानते हैं फिनोमिनन से कि साउंड होता है भाई। लाइट भी याद रखिएगा दिखता नहीं है, लाइट के कारण ऑब्जेक्ट दिखता है। तो जैसे साउंड नहीं दिखता है, लाइट नहीं दिखता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड आंख से नहीं दिखता है, उसको फिनोमिनन से हम लोग चेक करते हैं। जैसे बताएं क्या यहाँ पे बताया फिनोमिनन कि मैग्नेटिक कंपस लाइए, उसका रखिए, उसका नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। अब इधर देखेंगे करंट ऐसे है तो अंगूठा को रखेंगे जिधर अंगूठा का पॉइंट जिधर करंट है ऐसे है, तो बताइए ये जो चारों है ये कहाँ जा रहा है, अंदर डस रहा है, नीचे की ओर लग रहा है कि अंदर डस रहा है ऐसे। तो इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। एक साइड में इनवर्ड हो गया तो दूसरे साइड में नेचुरली आउटवर्ड होगा। तो मतलब क्या, हम लोग राइट हैंड रूल से, स्ट्रेट वायर के केस में राइट हैंड रूल से सिर्फ ये पता करते हैं किधर इनवर्ड होगा। अब एक तरफ इनवर्ड होगा तो नेचुरली है कि अदर साइड आउटवर्ड होगा। क्यों, क्लोज्ड लूप बनाना है, और स्ट्रेट वायर के केस में क्लोज्ड लूप इज अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो जैसे इसी का आप सोचिएगा, लेकिन बहुत बार बता दिए, इसी का आप सोचिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है। और करंट ऐसे तो आप समझ गए कि यहाँ पे एक्चुअली ऐसे ऐसे बहुत सारा क्लोज लूप होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्लोज लूप बढ़ेगा। जैसे ऐसे अभी क्लोज लूप एक मन में रखिए, फिर और बड़ा, जैसे जैसे वायर से दूरी चलेगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अभी बना रहे हैं, किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं पूरा जहाँ वायर पे सेंटर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हम क्या बनाए, इस पॉइंट के लिए अगर हम सोचे, मतलब इसके ऊपर वाला भी सोच सकते हैं, फिर वहां पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा। वो कितना सोचवाएंगे 3D में।
तो यहाँ पे इस सारा जो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, वायर पे। इसके ऊपर भी सोच सकते थे, उसके ऊपर भी उसी तरह से लगातार सर्कुलर सर्कुलर घुमाइए। एक पॉइंट पे समझा दिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस जाइएगा सर्कल का रेडियस बढ़ते जा रहा है। ये सर्कल क्या चीज है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो ये बहुत अचंभा वाला बात है, बहुत गजब का बात है, बच्चा को बहुत एक्साइटेड हो जाता है बच्चा की, तो मजा आ गया भाई कि अगर राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आउटवर्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट नीचे है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्ड है, राइट हैंड साइड में आउटवर्ड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि डाउनवर्ड साइड में इनवर्ड है। तो एक तरफ अगर इनवर्ड होगा तो दूसरी तरफ आउटवर्ड होगा ही होगा। अब पक्का ही क्लियर हो गया होगा, ब्रेन में एकदम बैठा लीजिए। फॉर स्ट्रेट वायर कैसा लुक होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। चलिए बहुत अच्छा से क्लियर हो गया भाई। अब हम लोग देखते हैं इट इज गिवन भाई, अभी केस 2 लेंगे, सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में फॉर सर्कुलर वायर, वाओ। अब बताइए, पहले स्ट्रेट वायर था, अब बोल रहा है फॉर सर्कुलर वायर। अब वायर सर्कुलर है, अब उल्टा हो जाएगा। देखिए क्या बोलेंगे, अब वायर सर्कुलर, तो सर्कुलर अगर वायर होगा, लेट अस सपोज यहाँ पे एक है, जैसे वायर ही सर्कुलर हो गया। अब अगर वायर सर्कुलर हो गया तो अंगूठा से तो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे करंट को, कॉमन सेंस है। तो वायर ही अगर सर्कुलर है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो इफ कर्ल्ड फिंगर्स, अब उल्टा करेंगे, कर्ल्ड फिंगर्स रिप्रेजेंट करंट, देन थंब, बताएंगे कैसे, थंब रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। बस कोड वर्ड में शॉर्ट में याद रखिए, ऐसे जैसे लिख रहे हैं, क्योंकि इसका यूज हम लोग को काम में आएगा। यूज ये खुद नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, इसका यूज हम लोग को लगातार चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 में आगे काम आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, और आज ही पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड भी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले डायरेक्शन को समझिए। अब इधर आइए, जैसे पहले देखिए पहला फिगर कैसा है, जैसे कि 3D में समझिए कि ये वायर ऐसे है, ऐसे नहीं है, आपके तरफ नहीं है, ऐसे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब ये पेंट करने का मतलब है कि ये हिस्सा आपके सामने है वायर का, ठीक है, 3D ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में रखा हुआ है वायर, और इसमें करंट है लेट अस सपोज कितना, I। अब क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा कि जब ये वायर ऐसे है तो अब आप क्या करिएगा, ऐसे करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट ऐसे है तो अंगूठा कहाँ रहा है, ऊपर। अगर ये उल्टा डायरेक्शन में करंट होता क्लॉकवाइज तो अंगूठा कहाँ था, नीचे। इस सब को मालूम है, 10th क्लास से मालूम है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, आंख बंद करके भी सोचिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ठीक है, तो आपका अंगूठा ऊपर आएगा, और अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो अंगूठा नीचे आएगा। अभी क्या बताता है, अंगूठा ऊपर का मतलब जो इंटीरियर पोर्शन है, सर्कल जो है पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर, और एक एक्सटीरियर। समझिएगा, जैसे पीछे क्या बताए थे, एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट था वो भी 2 साइड में कर रहा था, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। अभी समझ में आएगा, इंटीरियर, एक्सटीरियर, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अभी क्यों बोल रहे हैं, मजा आएगा, अभी सुनते रहिएगा। अब जो राइट हैंड थंब रूल है वो हम लोग को सिर्फ इंटीरियर का मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, एक्सटीरियर हम लोग दिमाग लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अंगूठा ऊपर आ रहा है, अब अंगूठा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इंटीरियर पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड, देखिएगा कैसे 3D मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप बनाएगा। देखिए यहाँ पेंट नहीं कर रहे हैं, वायर है, वो इंटीरियर पोर्शन से जा रही, पूरा नहीं बन सकता है, बस थोड़ा सा बनाएंगे, क्योंकि बाप रे करोड़ों अरबों खरबों, वो तो अदृश्य होता है, वो तो फिजिकली बस शो करते हैं हम लोग, बस समझने के लिए। अब ये भी मिलेगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा।
सब तरफ होगा, चारों तरफ होगा, ये तो एक ही तरफ हम दिखा रहे हैं, सब तरफ कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, बस इमेजिन कर सकते हैं। तो ये देखिए सब मिल जाएगा सर्कुलर लूप में, ये भी मिलेगा, फिर ये भी मिल जाएगा। अब क्या बताएं, करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा ऊपर, अंगूठा ऊपर का मतलब इंटीरियर पोर्शन से, सर्कल के इंटीरियर पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, क्योंकि अंगूठा ऊपर आया। तो अगर इससे बाहर निकल रहा है तो जरूर इससे वापस नीचे जा रहा होगा, ठीक है ना, वापस यहाँ पे नीचे जा रहा होगा, अंदर ऐसे नीचे जा रहा होगा। यहाँ पे सिमेट्रिकली बना दो, एक और बना दिए क्योंकि इधर 3 बन गया था। तो चलिए, क्यों नीचे किया, यहां से ऊपर क्या नीचे किया, क्लोज्ड लूप बनाना है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप बनाता है, फिर वापस ऐसे जाएगा क्योंकि क्लोज्ड लूप बनाता है। भाई ये रेड रेड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो कि लूप बनाता है। अब सोचो, ये हम एक साइड का दिखा दिए, तुम सोचेगा ये सर हम समझ गए, सब तरफ से, इधर से समझो फवारा की तरह पानी, फाउंटेन, फाउंटेन सोचो ये फाउंटेन है और इससे लगातार पानी निकल रहा है, तो पानी तो सब तरफ फिर वापस फाउंटेन से गिरेगा ना, ऐसे पानी तो सब तरफ फाउंटेन से गिरेगा, इमेजिन करो। तो उसी प्रकार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकला, फिर वापस गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर से भी निकला, वापस गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकला, और जितना दूर जाएगा उसका सर्कुलर लूप कर और बढ़ते जाएगा, दायरा और दायरा बढ़ते जाएगा। तो ये इमेजिन करो। लेकिन अब हम लोग ऐसा फिगर नहीं बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे, कि पहली बार अब ऐसा फिगर नहीं बनाना है। कैसा बनाना है भाई हम लोग को, हमेशा हम लोग को इसी फिगर को आज के बाद से ऐसा बनाना है। ये देखो, इसी फिगर में सर्कुलर लूप ऐसे रखेंगे, अब ये सर्कुलर लूप ऐसे रख दिए, अब एकदम हाँ ऐसे वर्टिकल कर दिए, इसी को अब ऐसे नहीं बनाना है, कभी ऐसे बनाएंगे, ऐसे। तो बुक में देखो ऐसे बना, अब इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज आई, तो ऐसे किए तो इंटीरियर के लिए अंगूठा बाहर, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो ऐसे गोला देके डॉट दे देंगे कि इससे इंटीरियर पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। तो बताओ एक्सटीरियर पोर्शन में कहाँ जा रहा होगा, अंदर, क्यों, क्लोज लूप बनाना है ना, जो आएगा वो जाएगा, जीवन का सिद्धांत है, जो आएगा उसको तो जाना है बाबू। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से आएगा तो फिर वापस जाएगा, जैसे कैसे पता है, फाउंटेन ऐसे आ रहा था तो ऐसे फिर जा रहा है, मिलना तो है ना उसको। चलो अब बताओ, 2 ही केस है ज्यादा, अरे बहुत इजी है, इसमें क्या है जो फिक्स हो गया, इसमें थोड़ी ना ब्रेन लगाना, एक बार तुम देख लिए हो गया। इसमें ऐसा थोड़ी कि बहुत सारा केस है, सर्कुलर वायर के लिए सोच लो, ठीक है ना, अब सर्कुलर वायर होगा तो 2 ही केस ना होगा। अब एग्जाम्पल 2 मान लो इसमें, अब समझ गए, इसके लिए इसके बाद आज से ऐसा फिगर बनेगा। जैसे कोई बोलेगा क्लॉकवाइज, कोई वायर है थोड़ा सा थिन बना देते हैं, थिकनेस हल्का दिखेगा तो अच्छा लगेगा। अब इसमें करंट ऐसे, अब तुम्हारा करंट ऐसे है, ठीक है, अब ऐसे ऐसे जैसे घड़ी चल रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस से क्लॉकवाइज है तो ऐसे करोगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर। तो जो अंगूठा है सर्कुलर वायर में वो सिर्फ इंटीरियर का मैग्नेटिक फील्ड की ओर पॉइंट करता है, एक्सटीरियर हम लोग ब्रेन लगाते हैं, तो इंटीरियर की ओर, इंटीरियर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, अंदर, क्योंकि अंगूठा पॉइंट कर रहा है इनसाइड, नेगेटिव जेड एक्सिस, तो इधर नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब कि अंदर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो जरूर एक्सटीरियर पोर्शन में कहाँ होगा, बाहर होगा, एक्सटीरियर पोर्शन में जरूर बाहर होगा, क्योंकि जो जिसको जाना है फिर उसको तो वापस आना है, क्यों, क्लोज लूप बनाना है ना, घेरा बनाना है ना, ठीक है। तो जो बच्चा ध्यान से सुना होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, वेरी वेरी इजी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, सारा दिमाग रखना, मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है, स्टार में मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, फर्स्ट क्लास में बताए थे क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, हमेशा क्लोज्ड लूप में रहता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। चलो नोट करो इसको। अब हम लोग देखेंगे, नोट करते रहो, हम बोलते भी रहते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन तो समझ गए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल देता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या, कौन बताएगा, बायोट सर्वर्ट्स लॉ। बायोट सर्वर्ट्स लॉ बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। बायोट सर्वर्ट्स
लॉ, SAVAR है, सर्वट्स लॉ। बायोट सर्वट दो अलग अलग साइंटिस्ट था, दोनों दोस्त था, ये एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है, दो अलग अलग। नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। दो अलग अलग साइंटिस्ट। चलिए देखिए, बायोट सर्वट्स लॉ क्या बोलता है। अब ये बताएगा ना कि कोई करंट के कारण आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो तुम सुन लिए कि कोई भी वायर है उसमें भाई करंट है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या वैल्यू होगा, वो बताएगा बायोट सर्वट्स लॉ। तो बायोट सर्वट्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। जैसे कैसे कूलम्स लॉ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताया कि कोई चार्ज Q है, r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो K कूलम कांस्टेंट, KQ/r², जो कूलम्स लॉ हम लोग को बताया। उसी प्रकार कूलम्स लॉ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था, बायोट सर्वट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। कूलम्स लॉ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था, बायोट सर्वट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो क्या बोलता है बायोट सर्वट्स लॉ, ठीक है ना, इट स्टेट्स दैट, ध्यान देना, इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। डायरेक्शन तो हम लोग जान ही गए। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी छोटा सा है डीबी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, डी माने क्या, वेरी स्मॉल, तो वहां डीबी लिखा हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और डीबी माने वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, याद करो लास्ट वीडियो में बताए थे कुछ, किसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, आईडीएल को, ये हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि करंट इनटू छोटा सा लेंथ को बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स स्टेटेड बिलो। देखो भाई कैसे डिपेंड करता है, पहला अभी बताएंगे, डीबी डायरेक्टली डिपेंड करता है आईडीएल पे, समझाते हैं, रुक जाओ। फिर जो डीबी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है साइन थीटा पे, बताते हैं थीटा क्या है। और तीसरा डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। के ये लॉ है, याद करना है, LAW लॉ, बायोट सर्वट्स लॉ। लॉ का मतलब क्या कि आपको समझना है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से आता है लॉ, हम लोग को याद करना होता है। जैसे कि कोई भी बुक में देखोगे तो शुरू में ऐसे फिगर है, तुम कोई भी बुक रीड कर सकते हो। चलो कोई भी वायर है, कोई बच्चा बोलेगा सर हाँ सर, सब बुक में पहले ऐसा ही एक टेढ़ा मेढ़ा वायर देता है समझाने के लिए कि कोई वायर है, सारे बुक्स में यही फिगर रहता है कि कोई वायर है, टेढ़ा मेढ़ा कोई वायर दे दिया जिसमें करंट है, बोलो I। अब ये करंट I जा रहा है, अब इस करंट I है, अब इसके ऊपर कहीं एलिमेंट काटो मन में, मतलब एलिमेंट को कंसिडर करो कहीं भी, यहाँ 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 छोटा सा एलिमेंट, मान लो कि हम एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर लिए, यहाँ पे ये एलिमेंट हम पेंट कर दिए, हम जिसका पढ़ाई करना है। अब इसी यही जो करंट है ना, इसका टेंजेंट पहले ड्रॉ करो। टेंजेंट तो सबको पता है, टेंजेंट स्पर्श रेखा, कि इस एलिमेंट का जिसका लेंथ है dl, इस एलिमेंट का लेंथ कितना है dl, और इसमें करंट कितना है I, तो ये टेंजेंट को बोलते हैं आईडीएल वेक्टर का डायरेक्शन। आईडीएल वेक्टर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन जो टेंजेंट है, ठीक है। थोड़ा देर में देखोगे सर्कुलर वायर लेंगे, सर्कुलर वायर पे करंट आई, हम यहाँ पे एलिमेंट ले लिए, तो अब यहाँ पे जब हम एलिमेंट लिए तो इसका टेंजेंट तो ऐसे ना हो जाएगा, तो यही आईडीएल का डायरेक्शन हो जाएगा करंट, क्योंकि ऐसे है। यही अगर करंट उल्टा डायरेक्शन में होता, देखोगे बाद में, ये सब बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन बताएंगे। यहाँ पे हम एलिमेंट ले लिए, अब हम बोलेंगे आईडीएल का डायरेक्शन ड्रॉ करो, तो करंट के डायरेक्शन में तो ऐसे करेंगे, क्योंकि करंट इस बार ऐसे, तो इस बार टेंजेंट नीचे चला जाएगा। आईडीएल देखो, यहाँ आईडीएल का डायरेक्शन देखो, अगर यहाँ एलिमेंट चूज किए हैं और इसमें भी यहाँ एलिमेंट चूज किए, लेकिन करंट ऐसे था, ये हम बाद में केस देखेंगे कि कैसे करंट एलिमेंट का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कर्व के ऊपर। यहाँ सर्कुलर वायर था, यहाँ कोई इरेगुलर वायर है। अब क्वेश्चन क्या है कि कोई इस वायर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ठीक,
तो यहां से एलिमेंट से ऐसे गए, एलिमेंट ही से जाना है, और पी पॉइंट पे ये आर वेक्टर का डायरेक्शन हुआ। आर वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया ऐसे आर वेक्टर या आइडियल वेक्टर। इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा, दोनों वेक्टर, इसी को थीटा बोलते हैं। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और क्या है भाई? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यही पी पॉइंट है। पी क्या है? पॉइंट है, जहां हमको पता करना है कि ये आइडियल, ये एलिमेंट जिसमें करंट आई है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वही बताता है बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीवी, छोटा सा एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, जो इस छोटा सा एलिमेंट के कारण यहाँ छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल डिपेंड ऑन स्टेटेड बिलो फैक्टर्स। तो आपको याद करना है। अब इसको भी न्यूमेरिकल से भी समझाएंगे, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन सब बता देंगे। पहले लॉ को जानो और याद करो भाई कि थीटा क्या है भाई। तो करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। आर क्या चीज है? तो एलिमेंट और पॉइंट पी जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां का डिस्टेंस, ठीक है। तो थीटा समझ गए, आर समझ गए, आइडियल पहले ही समझ गया था। तो अब कंबाइनिंग, चलो कंबाइन करेंगे तो डी भी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड किसके से डिपेंड करेगा? आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली हट के इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट लगता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। कैसे? कूलम कांस्टेंट में लगता था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई है, म्यू, ठीक है ना। ऐसे एक्चुअली लिखा जाता है म्यू, कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं म्यू। कैसे? तुम फ्रिक्शन में देखा था म्यू, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन वो यहाँ नहीं है, यहाँ म्यू कुछ और है, वो तो 11 था। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ यहाँ पे लिखते हैं जगह कम है, ठीक है। वेयर, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना था ना, ये तो स्केलर फॉर्म है, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दें। बायोट-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं, डी वी के ऊपर वेक्टर दे देना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट बाई आर क्यूब। कोई बच्चा बोलेगा समझ गया, क्योंकि तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, तो आइडियल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा? डीएल आर साइन थीटा, एक आर कट जाएगा, तो यही चीज आ जाएगा ऊपर वाला। सोचो ना यार, क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करो तो देखो यही ऊपर वाला आ जाएगा, सिंपल है। अब इसको भी याद करना वेक्टर फॉर्म में, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड, कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। अच्छा वो क्या था? एक एप्सिलॉन नॉट था ऐसे, ठीक है ना, उसको बोलते थे क्या? परमिटिविटी। चैप्टर 1 में पढ़े थे ना, चैप्टर 1 में पढ़े थे परमिटिविटी, और यहाँ पे आ रहा है परमिएबिलिटी। इसका क्या मतलब है ये तो बाद में हम लोग देखेंगे कैसा परमिशन है। अभी बस तुमको याद करना है कि म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, और फ्री स्पेस, ठीक है। और इसका वैल्यू तुम याद कर लेना, ठीक है। इसका वैल्यू होता है फ्री स्पेस एंड इट इज गिवन बाय, इट्स वैल्यू इज, देखो जी, जो परमिएबिलिटी है इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देखे जरा सही है, म्यू नॉट का देखो तो, म्यू नॉट का चाहिए ना, तो ई हो गया टेस्ला, लेंथ कट गया, मीटर ऊपर आ गया, करंट नीचे चला गया, पर एम्पियर सही आया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 है, देख लेना, 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये सिंपल है, पहले तुमको याद करना पड़ेगा बायोट-सावर्ट लॉ। हम इस पे 2 न्यूमेरिकल बताते हैं, या तो स्टेट कर देगा तो पूरा एकदम तुमको यहाँ से यहाँ स्टेट करना पड़ेगा। अभी इस पे हम कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और 2 सवाल बताएंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। पहले नोट करो, परमिटिविटी, अब आ गया परमिएबिलिटी। म्यू नॉट बाई 4 पाई कैसे पढ़ते हैं? डीवी इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। पढ़ो एक बार, बोलो मुंह से बोलो, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और म्यू नॉट बाई 4 पाई, 4 पाई नीचे करो, का वैल्यू बोलो 10 टू द पावर -7। टेन टू द पावर -7। देखिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अपना और याद कर लेना। बायोट सर्वट लो एकदम याद होना चाहिए तुमको, जैसे कैसे कूलम्स लो एकदम याद कर लिए थे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम याद कर लिए थे, के Q बाई आर स्क्वायर, उसी प्रकार तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का एक इंफॉर्मेशन है, पहले एक इंफॉर्मेशन दिया है एनसीईआरटी। अब ई तो तुम जानते हो कि एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी और म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी दिया है तो हम भी दे रहे हैं। अपने से पहले 4 पाई लगा दो ऊपर और नीचे, तुम ही बताओ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? एकदम कर सकते हैं। 4 पाई कट जाएगा, तो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ एकदम लिख सकते हैं। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबको पता है, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये चैप्टर 1 में बता चुके हैं। चैप्टर 1 में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ उल्टा हो जाएगा ना, ब्रेन यूज करो ना, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7। अभी बताएं इसका वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वी हैव टू लर्न। अब यहाँ पे 1 ये नीचे जाएगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, -7 नीचे जाएगा तो +7 हो जाएगा। अब 9 + 7 16। अब ध्यान से तुम देखो 10 सेकेंड और बताओ क्या है। इसको देखो और पहचानो ये कौन क्वांटिटी है। जल्दी जल्दी कोशिश करो। 9 इंटू 10 टू दी पावर 16 कुछ देखा देखा लग रहा है। क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर। देखो ना, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, और 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 क्या होता है? ओ माय गॉड, ये तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, और ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर आ गया। मतलब कि एक अद्भुत इंफॉर्मेशन है कि अगर आप परमिटिविटी को और परमिएबिलिटी को प्रोडक्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आ गया। रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आ गया, 1/c स्क्वायर आ गया। इसका यूज चैप्टर 8 में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। जब चैप्टर 8 पढ़ाएंगे ना तो इसका यूज बताएंगे, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा याद रखना, एनसीईआरटी अभी दिया था तो हम भी बता दिए। अब आते हैं बायोट सर्वट लॉ के न्यूमेरिकल पे, जिससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कि बायोट सर्वट लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, और आज तुम्हारे ब्रेन में एकदम बैठ जाएगा। जो बच्चा वीडियो एक बार 2 बार देखेगा उसके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा 2 चीज, एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी नोट कर लो वीडियो पॉज करके। चलो, a wire is placed along north-south direction. A wire is placed along, क्वेश्चन लिख रहे हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, carries a current of 8 ampere from south to north, from south to north. Find magnetic field due to 1 centimeter piece of wire. Find magnetic field, magnetic field निकालना है। Magnetic field due to 1 centimeter piece, 1 centimeter, 1 centimeter piece of wire, 1 centimeter piece of wire
at a point 200 centimeter, at a point 200 centimeter from the piece, northeast from the piece, 200 centimeter northeast from the piece. देखो अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि बायोट-सावर्ट लॉ का प्रॉब्लम कैसे आता है। सबसे पहले बोल रहे हैं वायर इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो सारा स्टूडेंट जानता है ऐसे जब हम लोग करते हैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो बचपन से करके आ रहे हो ओरिजिन। अब बोल रहे हैं कि एक वायर को, अब यहीं पे सोचो कि यहाँ वायर रख दिया गया है, वायर को लेटा दिया गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कॉपी पे तो ऐसे ही बनाते हो, और 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है देखो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ 8 एम्पियर का करंट आ रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑफ पीस ऑफ वायर एट ए पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। तो चलो पीस हम मान लेते हैं ओरिजिन पे, जहां मानोगे, अब यहां मानते तो यही ओरिजिन मान लेते हैं, कॉमन सेंस है, मतलब कि कहीं भी तुम पीस मानोगे जहां पे पीस, वहीं पे हम ऐसे लाइन घिस देंगे और उसी को ओरिजिन मान लेंगे, ये तो कॉमन सेंस का बात है। तो हम यहाँ पे एक pीस ले लिए और इस पीस का लेंथ कितना दिया हुआ है जी, पीस का लेंथ 2 मीटर ना, नहीं ये 2 मीटर नहीं है, पीस 1 सेंटीमीटर, और जो आर है पीस से डिस्टेंस वो 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर। चलो तो ये पीस हो गया। अब बताओ, ये तो भाई करंट एलिमेंट हम लोग आ गया, ये आइडियल का डायरेक्शन हो गया, ब्लैक ही पेन लेते हैं, ये तो हो गया आइडियल का डायरेक्शन, आइडियल वेक्टर, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, यही एलिमेंट है भाई, और इस एलिमेंट का लेंथ जो है क्या है डीएल, जो कि 1 सेंटीमीटर गिवन है। अब बताओ कहाँ पे पी पॉइंट कहाँ है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। अब नॉर्थ और ईस्ट सब जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का मतलब एकदम बीचों बीच 45 डिग्री, याद है ना, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच एक पॉइंट है पी, पीस से कितना दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे, यही आर है। अब तुम बताओ, ये हम लोग का यहां से ऐसे आर वेक्टर बन गया, वाह, और ये आइडियल वेक्टर, और दोनों के बीच में साफ 45 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री होता है। अब जैसे इधर नॉर्थ है गंगा नदी, तो इधर बीच नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इधर ईस्ट है, तो एकदम बीचों बीच ना हो गया, तो वायर को ऐसे करंट आ रहा है अभी, क्योंकि मेरे पीछे साउथ है, इधर नॉर्थ है, ठीक है ना, और पॉइंट पी इधर है, तो यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो चलो आओ, कोई बच्चा बोलेगा ये तो बन गया सर, बहुत ईजी है, सारा चीज रख दो, dv इज इक्वल टू बोलो μ0/4 पाई आई डी साइन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, देख लो बाई आर स्क्वायर, तो μ0/4 पाई 10⁻⁻⁷ dv हम लोग को निकालना है। चलो करंट बोलो जी, करंट बोलो, करंट 8 एम्पियर यहाँ पे है, dl बोलो, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, साइन 45 1/√2, तो 1/√2, तो ई कट गया 4 2 जा, और एक 2 में 2√2, तो √2 कट गया, तो देखो तो तुम अपने सॉल्व कर लेना, -9, सॉल्व तुम खुद से करो, टेस्ट आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन लगातार एग्जामिनेशन में आता है, ये बोर्ड पैटर्न है, और इस तरह का सवाल आप समझे। चलिए आप क्वेश्चन नोट करिए पहले, ठीक है, हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आप क्वेश्चन को रफ करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप सॉल्यूशन को नोट करिए पहले, और अब क्लियर हो गया होगा, बेसिक बात आपके दिमाग में चला गया होगा कि बायोट-सावर्ट्स लॉ कैसे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालता है ड्यू टू छोटा सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट, क्योंकि उस एलिमेंट में करंट है। अब एन एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट, अब मान लो डेल्टा एल लिख दिया 1 सेंटीमीटर आई कैप, तो 1 सेंटीमीटर का लेंथ है और एक्स एक्सिस पे लेटा होगा पक्का, तभी आई कैप दिया हुआ, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज, इज प्लेस्ड
at origin and carries a current of 10 ampere. Find magnetic field at a point on y-axis at 0.5 centimeter from the piece. चलो वही फ्रॉम द एलिमेंट यहाँ कर दो, पीस को एलिमेंट बोला इस बार, तो पीस बोलो चाहे एलिमेंट बोलो, सब जानता है एलिमेंट का मतलब छोटा सा पार्ट, पीस भी बोलते हैं उसी को। चलिए अब इक्वेशन तो रब कर लिए, अब चलो इसमें तुम बताओ, इसका डायग्राम सोचो। अब ये सब बोर्ड पैटर्न, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो कितना इजीली अब तुम बना दोगे। फिर से वही बात भाई, एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट को ऐसे लेटा दिए। ये देखो 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 एलिमेंट है, जानबूझ के ऐसे बना दिए थोड़ा तुमको दिखे। और इस एलिमेंट में जो करंट है ना, एक्सी एक्सिस के अलॉन्ग होगा। एलिमेंट ऐसे है और इस एलिमेंट का लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल बोलो चाहे अभी डीएल बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डीएल बोलो चाहे डेल्टा एल बोलो, उसका लेंथ का मतलब है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ है। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन भाई 10 एम्पियर है, करंट 10 एम्पियर ऐसे जा रहा होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ से पता चल रहा है आई कैप से, ठीक है। कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे वो पॉइंट है पी। अच्छा पहले एक बार बताओ, तो करंट एक्स एक्सिस में, तो यही ना करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा आई डी एल वेक्टर, फिर एलिमेंट से ऐसे ड्रॉ करेंगे आर वेक्टर। तो एलिमेंट से दो एरो जाता है, एक आइडियल जो कि टेंजेंट के अलग होता है, सिखाए तो बहुत अच्छा से, और एक आर वेक्टर। अब दोनों के बीच का एंगल यहाँ बताओ कितना है, थीटा 90 डिग्री, ठीक है। और ये आर कितना है भाई, 0.5, यहाँ 0.5 मीटर था क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन देखो चेक कर लेना, सही कर लो, 0.5 मीटर था क्वेश्चन में, ठीक है। तो 0.5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, आधा मीटर। चलो करंट भी दिया हुआ 10 एम्पियर, पुट करो आओ। चलिए मैग्नेटिक फील्ड, चलो अब म्यू नॉट बाई 4 पाई, अभी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 10 टू दी पावर -7 आई 10 dl 1 सेंटीमीटर 10 टू दी पावर -2 साइन 45 1 बाई √2। यहाँ पे वो सॉरी यहाँ तो 90 ना, हम भी है ना पीछे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे थीटा 90 है जी, सॉरी साइन 91 आर 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 1/2 का स्क्वायर, 4 आ गया ऊपर, ये हो गया -8। चेक करो क्योंकि यहाँ पे एक 10 है, ध्यान से तुम लोग देखते नहीं हो। टेस्ला आंसर सही है, हम चेक कर दिए। एक बात बताओ, तुमको अगर बोला जाए चलो मैग्नीट्यूड हम निकाल दिया, अगर कोई बोले डायरेक्शन भी बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, तो तुम बोलोगे राइट हैंड थंब रूल से स्ट्रेट वायर है, करंट ऐसे थे इधर इनवर्ड, क्योंकि हम लोग को मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से जब स्ट्रेट वायर रहता है तो ये करंट, और ये जो है बताता है एक तरफ का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे तरफ का हम लोग खुद सोच लेते हैं कि एक तरफ इनवर्ड होगा तो दूसरे साइड आउटवर्ड होगा। क्यों, क्लोज लूप बनाना है भाई। तो ऐसे हो गया, तो इधर इनवर्ड तो इधर आउटवर्ड, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के कैप होगा। सोच लेना, मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे के कैप होगा, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस ऐसे ऐसे होगा। अभी हम कैसे सोच रहे, क्योंकि इधर इनवर्ड है तो इधर इनवर्ड है, तो दूसरे साइड पक्का आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम मन में सर्कुलर लूप देख रहे हैं, विष्णु भगवान का चक्री घुमाते जाओ, ठीक है। तो ये पता चल गया तुमको कि कैसे हम लोग मैग्नेट डायरेक्शन भी देख लेते हैं, पहले ही बता दिए, और मैग्नीट्यूड भी गिवन रहता है सवाल तो बना लेते हैं। इसका भी और एप्लीकेशन है, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि सर्कुलर वायर के में करंट आई है, रेडियस आर है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग के सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर। फिर सर्कुलर वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जिसमें करंट आई है। तो ये हम लोग का सिलेबस में दो चीज है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। ये दोनों नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा याद रखिएगा,
ऐसे तो कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग, लगता है सब सिलेबस अच्छा से देख लियो। एक बात याद रखना, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, मतलब कि जो सिलेबस से हट भी गया है, वो हम करवाते हैं। तुम जान रहे हो कंपटीशन बूस्टर ये सब में बहुत सारा चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे सिमेट्री सब हम पढ़ा दिए, इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ाए, फिर पोटेंशियल में भी तुम देखोगे तो कंपटीशन बूस्टर देते रहते हैं। लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो बोर्ड एग्जाम से हट गया, याद रखना, जो बोर्ड एग्जाम से थ्योरी का चीज हट गया है, जो अब सिलेबस में नहीं है, और आईआईटी मेडिकल में भी उसका कोई काम नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे साइक्लोट्रॉन, तो पूरा थ्योरी है, अब वो बोर्ड में नहीं है, तो फिर उसको पढ़ के फायदा नहीं, क्योंकि वो आईआईटी मेडिकल में भी नहीं है। जैसे साइक्लोट्रॉन हट गया, तो जो 30% सिलेबस रिड्यूस कर गया है, तो याद रखिएगा। इसीलिए हम बच्चा को बोले, जिसके पास अगर पुराना क्वेश्चन बैंक है और तुम फिर से वो चीज कुछ थ्योरी का पोर्शन देखोगे, हम बता दे रहे हैं कि हमको कोई बोलता नहीं है व्हाट्सएप पे, लेकिन हम ही बता देते हैं पहले, ठीक है, कि 30% जो हट गया है, तो उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन हम तो करवा ही देंगे, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन जो हटा है, जो नाकाम का है, उसको नहीं पढ़ने में भलाई, क्योंकि सिलेबस अभी ऐसा ही लेंदी है, बहुत जाएगा। अभी भी हम लोग कंटिन्यूअस मेहनत करते रहेंगे, तब दिसंबर के एंड में खत्म होगा, क्योंकि सिलेबस इस बार तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं भाई। तो फिर एक बार बोल दें, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम करवाएंगे, जो हट भी गया है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो किसी काम का नहीं है बोर्ड में और आईआईटी में, उसको हम लीव करेंगे, ठीक है ना। कोई बच्चा चाहेगा तो बाद में हम उसको नोट्स प्रोवाइड भी कर देंगे, जो बच्चा चाहता है कि झूठ मूठ का पढ़े, ठीक है, क्योंकि पैटर्न हम जान रहे हैं कि क्या है। पैटर्न तो ऐसे भी 1 से 20 तक 1 मार्क्स का पूछता है ना, फिर 2 मार्क्स का पूछता है, तो पैटर्न जो हम जान रहे हैं कि क्या है, तो पैटर्न के तहत बहुत अच्छा से पढ़ा रहे। अभी तुम्हारा बस काम है कि जैसे आज बायो सर्वट लोग पढ़ाए, तो उसको समझे, 2 बार वीडियो देखे, नोट्स बनाए और दिमाग में बसाए बात को। अभी आप यही कीजिए, टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करते जाइए, कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।